हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को झारखंडी जोहार। और कैसे हैं आप लोग सभी, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। बहुत कम समय बचा है आप लोगों के एग्जाम में, तो पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग करते रहें। इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 जो कि हिंदी है जिनका, उस हिंदी के बारे में इस क्लास में हम लोग बात करते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं और सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों को हिंदी के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास रोजाना सुबह 9 बजे होती है, तो इस क्लास में रोजाना सुबह 9 बजे मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और हिंदी के प्रश्नों के बारे में देख सकते हैं। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे और उन प्रश्नों के बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं है। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं में कई सारे भाषाएं हैं, तो आपको बताना है कि उन 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा है जिसका उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर हम लोग बात करें नेपाली की, तो क्या नेपाली भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है? हाँ जी, नेपाली है। क्या उर्दू है? हाँ जी, उर्दू भी है। क्या कोंकणी है? हाँ जी, कोंकणी है। लेकिन भोजपुरी भाषा नहीं है। तो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन 22 भाषाओं में कहीं भी भोजपुरी भाषा जो है वो नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भोजपुरी। आइए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की, तो आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, यानी 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। अगर शेड्यूल की बात करें, अनुसूची की बात करें, तो आप देख सकते हैं 8वीं अनुसूची, तीन चीजें कवर हो गई कि भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में, कौन से भाग में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाग 17, 17वीं भाग। ठीक है, आर्टिकल्स की अगर बात करें, हम लोग धाराओं की अगर बात करें, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, वहीं अगर बात करें अनुसूची की, शेड्यूल की, तो 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची। तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अगर हम लोग भाषाओं की बात करें, तो आप देखेंगे यहां पे भाषाओं के बारे में दिया हुआ है और 22 लैंग्वेजेस आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस के बारे में बातें की गई है। अब वो 22 लैंग्वेजेस कौन कौन है? तो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। तो इन 22 भाषाओं में आपको कहीं भी भोजपुरी भाषा जो है वो देखने को नहीं मिली। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में भोजपुरी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है उसकी 5 जो है वो उपभाषाएं हैं। अगर हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की 5 जो है वो उपभाषाएं हैं। आइए हिंदी के पांचों उपभाषा के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग पश्चिम हिंदी के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं आप लोग देख सकते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये हिंदी की 5 जो है वो उपभाषाएं हैं।
ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो आप देखेंगे कन्नौजी भाषा, ब्रज भाषा, हरियाणवी भाषा, बुंदेली भाषा और खड़ी बोली भाषा। ठीक है, आइए बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। हरियाणवी भाषा, हाँ भाई पश्चिमी हिंदी में था। कन्नौजी भाषा था, बुंदेली भाषा भी था, लेकिन ये जो अवधी भाषा है ये पूर्वी हिंदी का भाग है। आप देखेंगे पूर्वी हिंदी तो आपको देखेगा अवधी भाषा। तो पश्चिमी हिंदी में कहीं भी अवधी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी में ये तीनों भाषाएं हैं लेकिन अवधी भाषा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हिंदी के पांचों उपभाषाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि हिंदी के कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 जो है वो सब लैंग्वेजेस हैं, यानी उपभाषाएं हैं। अगर आपसे पूछे कि हिंदी की सब लैंग्वेजेस उपभाषाएं कितनी हैं? 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अगर पूर्वी हिंदी की बात करें, पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं हैं, अवधी भाषा, बघेली भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा। वहीं पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें, कन्नौजी भाषा, ब्रज भाषा, हरियाणवी भाषा, बुंदेली भाषा और खड़ी बोली भाषा। ये पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, टोटल 5 भाषाएं। हम लोग अगर बात करें पहाड़ी हिंदी की, तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, बहुत ही आसान। पहाड़ी हिंदी में जो भाषा है उसमें लिखा हुआ है पहाड़ी, तो अगर आपसे पूछे मध्यवर्ती पहाड़ी किस भाषा है, तो पहाड़ी हिंदी की। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। और अगर हम लोग राजस्थानी हिंदी की बात करें, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, दुरानी और हड़ौती, ये राजस्थानी हिंदी की भाषाएं हैं। तो क्लियर हो गया, हिंदी की 5 उपभाषाएं आपको समझ में आ गई, और उन 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती है यह भी आपको पता चल गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? बताएंगे कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कीर्तिलता के लेखक कौन है, यानी किन की रचना है। आपने हिंदी के मशहूर लेखक विद्यापति का नाम सुना होगा। विद्यापति की ही रचना है कीर्तिलता, यानी विद्यापति ही लेखक है कीर्तिलता के। अगर एग्जाम में पूछे कि कीर्तिलता के लेखक का क्या नाम है या फिर कीर्तिलता किनकी रचना है, विद्यापति की। ठीक है, और ये किस भाषा की रचना है, तो ये जो है वो अवहट भाषा की रचना है। अवहट आप लोगों को अगर याद हो रहा हो, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी। तो अवहट का जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि कीर्तिलता जो है वो कौन से भाषा की रचना है? अवहट भाषा की। ये आप देख रहे हैं कीर्तिलता, और ये जो है अवहट भाषा की रचना है। और इसके अगर हम लोग लेखक की बात करें कि कीर्तिलता के लेखक का नाम क्या है? विद्यापति। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी किस नाटक में दर्शाया गया है? तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भारतवासियों के दुर्भाग्य यानी भारत दुर्दशा, भारतवासियों की दुर्दशा, दुर्भाग्य के बारे में बात की गई है। तो भारत दुर्दशा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें भारत की दुर्दशा या फिर भारत के लोगों के दुर्भाग्य के बारे में बात की गई है। किस प्रकार से मुगल आते हैं भारत को लूटते हैं, किस प्रकार से अंग्रेज आते हैं तो भारत को लूटते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस भारत दुर्दशा नाटक में बात की गई है। अच्छा, भारत दुर्दशा नाटक से एक और चीज पूछी जाती है क्या, एक और प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि भारत दुर्दशा नाटक को कितने अंकों में बांटा गया है। अगर आपको भारत दुर्दशा नाटक पढ़ना है तो आपके उनके अंक पढ़ने होंगे। 6 अंकों में डिवाइड, ये मार्क्स नहीं है, अंक का मतलब ये मार्क्स वाला एग्जाम वाला अंक नहीं है। 6 पार्ट में, और उसमें पार्ट को अंक कहा गया है। तो 6 अंकों में भारत दुर्दशा जो नाटक है उसे डिवाइड किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ये आप भारत दुर्दशा नाटक देख सकते हैं, और इसको टोटल 6 अंकों में डिवाइड किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा नाटक को कितने अंकों में डिवाइड किया गया है? 6 अंकों में। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक का नाम तो आप देख ही पा रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा भारत दुर्दशा नाटक जो है वो लिखा गया था।
भारत उसमें भी, भारत इसमें भी। तो लेखक का नाम आप बहुत ही इजी बता पाएंगे, भारत दुर्दशा, लेखक भी भारत। ठीक है। 1875 में भारत दुर्दशा नाटक को प्रकाशित किया गया था। कब? 1875, 1875 को। क्लियर है? भारत दुर्दशा का प्रकाशन कब किया गया था? 1875। भारत दुर्दशा के लेखक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? तो टोटल 6 अंक हैं। क्लियर? और इसमें भारतवासियों के दुर्भाग्य यानी दुर्दशा के बारे में बात की गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइए, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए कौन जो है वो सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेता है? आइए अब बात करते हैं। देखिए, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें एक पात्र होते हैं जो कि होते हैं रामगुप्त। रामगुप्त जो है वो शासक होते हैं और रामगुप्त की ही पत्नी का नाम है ध्रुव स्वामिनी, जिनके नाम पर यह नाटक है। रामगुप्त की पत्नी है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। और रामगुप्त के भाई का नाम क्या है? चंद्रगुप्त। पता चल गया? समुद्रगुप्त का 2 बेटा, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। बड़ा बेटा रामगुप्त, छोटा बेटा चंद्रगुप्त, और रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। सकराज आता है और सकराज जो है वो रामगुप्त को कहता है, सुन भाई रामगुप्त। तो रामगुप्त बोलता है, बोल भाई क्या हो गया? हम लोग ऐसे ही बात करते हैं ना। तो सकराज बोलता है, देख भाई तेरी पत्नी जो है वो ध्रुव स्वामिनी हमें बड़ी पसंद आ गई है। तो रामगुप्त बोला, तो एक काम कर, तू अपने पत्नी को पहुंचा दे। रामगुप्त बोला, पागल है क्या? अपनी पत्नी को पहुंचाएंगे? बोला, बेटा अगर पत्नी को नहीं पहुंचाएगा तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पत्नी को तुमको मार के हम लेके जाएंगे, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी पत्नी को उठा के लेके जाएंगे। तो रामगुप्त बड़ा चालाक आदमी था। वो सोचा कि भाई क्यों लड़की के चक्कर में हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, तुमको मेरी पत्नी चाहिए ना, पहुंचा देंगे। क्योंकि रामगुप्त सोचा होगा भाई जान है तो जहान है, जीवन रहेगा तो 4-5 पत्नी कर लेंगे, 100-150 पत्नी कर लेंगे, 200 शादी कर लेंगे, पहले जिंदा तो रहेंगे भाई, इसके जगह किसी और से शादी करेंगे। इसको पहुंचाओ भाई, इसको पहुंचाओ, ये नहीं चाहिए हमें, युद्ध तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि मर जाएंगे तो पत्नी का क्या करेंगे? युद्ध में मर जाएंगे तो पत्नी का क्या करेंगे? उससे अच्छा हम जीवित रहें। तो रामगुप्त ये फैसला लेता है कि जाओ भाई हम पत्नी को पहुंचा देंगे। ये बात पता चल जाती है ध्रुव स्वामिनी को। अब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के पास आता है, बोलता है कि आप क्यों पहुंचाएंगे? मैं आपकी पत्नी हूं। रामगुप्त कहता है, पत्नी है तो क्या कोई भगवान है? भाई जान है तो जहान है, तेरे जैसा पत्नी बहुत आएगा भाई, तू पहले यहां से निकल। तब आते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहते हैं कि कोई बात नहीं है, चलिए आपके साथ मैं जाऊंगा। और चंद्रगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी की नौकरानी, जिसे दासी कहते हैं, दासी का भेष धारण करके चंद्रगुप्त सकराज के पास जाते हैं और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों मिलकर सकराज की हत्या कर देते हैं। ठीक है। तो सकराज के शिविर में जाने का निर्णय ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए कौन लेते हैं? चंद्रगुप्त लेते हैं। और ध्रुव स्वामिनी की दासी यानी ध्रुव स्वामिनी की नौकरानी बनकर चंद्रगुप्त जो है वो जाते हैं। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी। क्लियर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए, ये आप ध्रुव स्वामिनी देख सकते हैं और जयशंकर प्रसाद जी का ये रचना है ध्रुव स्वामिनी। 1933 में ध्रुव स्वामिनी की जो प्रकाशन है वो किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आधे अधूरे नाटक में सावित्री के, अगर आप आधे अधूरे नाटक को पढ़े होंगे तो आप एक व्यक्ति के बारे में पढ़े होंगे जिनका नाम है जगमोहन। देखिए, सावित्री, सावित्री एक पात्र है जो कि प्रमुख पात्र है और सावित्री के पति हैं कौन? महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ भी प्रमुख पात्र हैं। सावित्री और महेंद्रनाथ की 2 बेटी है, किन्नी और बिन्नी। सावित्री और महेंद्रनाथ आपस में पति पत्नी है। उनकी 2 बेटी है जिनका नाम है किन्नी और बिन्नी। महेंद्रनाथ के दोस्त का नाम है जुनेजा और सावित्री के एक दोस्त है जिसका नाम है जगमोहन। ठीक है। तो जगमोहन भी सावित्री को पसंद करता था
सावित्री भी जगमोहन को पसंद करती थी, तो सावित्री के प्रति सहानुभूति सबसे अधिक किसे था? जगमोहन को था। क्यों? क्योंकि जगमोहन सावित्री को पसंद करता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जगमोहन। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप आधे अधूरे नाटक देख सकते हैं और इसके लेखक का नाम भी आप लोग देख पा रहे हैं, मोहन राकेश जो है वो आधे अधूरे नाटक के लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गोदान उपन्यास में कौन हर वर्ष धनुष यज्ञ करवाता था? गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का ये प्रसिद्ध उपन्यास है और अगर हम लोग बात करें गोदान उपन्यास की तो आपको पता होगा 1936 में, कब? 1936 1936 में इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो गोदान उपन्यास को कब प्रकाशित किया गया था? 1936 में। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है? ये गोदान उपन्यास ही उनका अंतिम उपन्यास है, क्योंकि उनके बाद उसकी मृत्यु हो गई, यानी इस उपन्यास को लिखने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गोदान उपन्यास में, तो गोदान उपन्यास में होरी जो है वो प्रमुख पात्र होते हैं, होरी। ठीक है, गोदान उपन्यास में होरी जो है वो प्रमुख पात्र होते हैं और होरी को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रमुख पात्र के बारे में तो बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है कि धनुष यज्ञ हर वर्ष कौन करवाता था? तो ये करवाते थे राय साहब, जमींदार होते हैं राय साहब। और ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गोदान उपन्यास में एक जमींदार के किरदार में राय साहब हैं और वही जो है वो हर साल धनुष यज्ञ करवाते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोदान उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद, प्रकाशित वर्ष 1936। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, हम लोग सर्वनाम के बारे में देखे थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा गाता है, राम की जगह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वह बहुत अच्छा गाता है। राम के स्थान पर एक शब्द आया जो कि है वह, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है सर्वनाम। राम एक संज्ञा है क्योंकि राम एक नाम है और उसके स्थान पर एक शब्द आया जिसको जो है वह, तो वह एक सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी हम लोग भेदों के बारे में भी देखे थे। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि आप शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है। आइए बात करते हैं। संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं, वह, तुम, कुछ, ये जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम के भेद की अगर बात करें तो आप यहां पे देख पाएंगे सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। जिसमें प्रश्न करे कहां जा रहे हो, तुम कौन हो, क्या खा रहे हो, वो प्रश्नवाचक है, ये क्या है। ठीक है, जिसमें प्रश्न करे वो प्रश्नवाचक। संबंधवाचक जिसमें संबंध दिखाए, जैसे आप बोलेंगे जैसे जो आया था वही रमेश था, तो संबंध दिखाए रमेश कौन था, जो आया था, जो, सो, ये सब संबंध दिखाता है, तो ये संबंधवाचक। अनिश्चय जो फिक्स ना हो, पानी में कुछ है, हवा में कुछ उड़ रहा है, नदी में कुछ तैर रहा है, पता नहीं है क्या है, कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो हो गया अनिश्चय जिसमें कुछ, कोई, ये शब्द आते हैं। निश्चय जो फिक्स है, हम जानते हैं, जैसे ये है एक पेन है, तो इसको पता है कि ये एक पेन है, हमें पता है। ये एक घड़ी है, हमें पता है ये एक घड़ी है। यह, वह, ये सब जो है वो निश्चय में आते हैं। निजवाचक में आपने, आप, और पुरुषवाचक में मैं, वह, तुम, हम। तो अभी आपसे पूछा गया आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। और यहां पे अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। चलिए आगे बात करते हैं।
चराचर का सही संधि विच्छेद क्या है? आप लोगों के एग्जाम में संधि विच्छेद भी पूछे जाएंगे और संधि विच्छेद से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चराचर एक शब्द दिया हुआ है, चराचर, तो चराचर का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे। अगर चराचर के सही संधि विच्छेद की हम लोग बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? चर प्लस अचर, चराचर, चर प्लस अचर, यानी चर संधि अचर, प्लस को संधि कहते हैं, तो चर संधि अचर चराचर का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी को पता होगा तलवे चाटना। आप में से ऐसा तो कोई है नहीं जिसे इस मुहावरे का अर्थ ना पता हो कि तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? चापलूसी करना, खुशामद करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खुशामद करना। हम लोग खुशामद करना कह सकते हैं, हम लोग चापलूसी कहना कह सकते हैं। तो तलवे चाटने का मतलब क्या है? खुशामद करना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? हम लोग कई बार जो है वो ढोल पीटना मुहावरे का उपयोग भी करते हैं, यूज भी करते हैं। तो ढोल पीटना, ढोल पीटना का मतलब क्या है? जोर जोर से लोगों को चीजें बता देना। जैसे आप बोलेंगे कि सुनो, एग्जाम मेरा निकल गया है, नौकरी लग गई है, मेरिट में नाम आ गया है। अरे तुम्हारा एग्जाम निकल गया। रुक रुक रुक, जोर जोर से बोल रहा है, ढोल पीटना है क्या तुमको? अभी नहीं, जब मेरा कॉल लेटर आएगा उस समय लोगों को बताएंगे कि मेरा जॉब लग गया है, सीजीएल का एग्जाम निकल गया है। अभी नहीं बताना, बस मेरिट में नाम आया है, बस कॉल लेटर आ जाए, कॉल लेटर आने पर सबको बता देंगे। तो ढोल पीटना का मतलब क्या होता है? जोर से कहना, जोर जोर से लोगों को बताना। ठीक है, ढोल पीटना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अच्छा लग रहा है मेरे सभी एएसओ अधिकारियों? क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक भी करते चलें। ठीक है, चलिए, पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी पत्थर का मिलता जुलता शब्द। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन में से बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता होगा। पत्थर के पर्यायवाची शब्द की अगर हम लोग बात करें, पाषाण, ऑप्शन ए, पाषाण को ही पत्थर कहते हैं या फिर पत्थर को ही पाषाण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा स्टोन एज, और हिंदी में पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो आप लोग पढ़े होंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी स्टोन एज। तो पत्थर को ही पाषाण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जिस पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाए उसे क्या कहते हैं? जैसे जिस स्त्री का पुरुष मर जाए, जिस स्त्री का पति मर जाए उसे विधवा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जिस पुरुष की पत्नी मर जाए उसे क्या कहेंगे बताएंगे। जिस पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाए या फिर जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाए उसे क्या कहेंगे? अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को विधवा कहते हैं, स्त्री को विधवा कहते हैं। पुरुष को क्या कहते हैं? पुरुष को कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं? विधुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस स्त्री का पुरुष मर जाए विधवा, जिस पुरुष की स्त्री मर जाए विधुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। किसका चयन करें? अशुद्ध वाक्य का। अशुद्ध वाक्य कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि सही नहीं है, बताएंगे। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि सही नहीं है, बताएंगे। या फिर आप ऑप्शन डी भी लगा सकते हैं कि ये सभी जो है वो सही नहीं है, सभी के सभी गलत हैं। तो ऑप्शन जो ऑप्शंस हैं उनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है आप लोग बताएंगे। अगर हम लोग बात करें अशुद्ध वाक्य की तो आप देखेंगे मंत्रों का सही उच्चारण करो, अशुद्ध नहीं है, ये तो अच्छा है, सही वाक्य है। दूध में कुछ गिरा हुआ है,
ये भी सही वाक्य है। गीता सबसे सर्वश्रेष्ठम ग्रंथ है, ये गलत है। आप बोलेंगे क्या गलत है? जब हम लोग कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मतलब है सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ का ही मतलब है सबसे अच्छा, तो फिर यहां पे एक और सबसे क्या कर रहा है? राम सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट है, यानी राम सबसे अच्छा छात्र है। तो राम सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया? दो बार यहां पे सबसे कहां? सर्वश्रेष्ठ का ही मतलब है सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तो फिर एक और सर्वश्रेष्ठ सबसे क्या कर रहा है? तो ये सबसे नहीं होगा। वाक्य क्या होना चाहिए? वाक्य होना चाहिए गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है या फिर गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है, गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है या फिर गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये सही वाक्य होगा। सबसे नहीं लगेगा क्योंकि श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ ये ऑलरेडी इसमें सबसे लगा हुआ है। ठीक है, तो दो बार, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मोहन इज ए गुड बॉय होता है। अच्छा लड़का होगा क्या? नहीं होगा। तो दो बार सबसे नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चलिए, आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए का जो वाक्य है वो गलत है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। चलिए, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है आपको बताना है कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो गुणवाचक विशेषण। 5 लड़के, ये तो संख्यावाचक है, यहां पे संख्याओं की बात की जा रही है। 10 हाथी, ये भी संख्यावाचक है, हाथियों की संख्या की बात की जा रही है। लाल फूल, फूल का गुण बता रहा है, फूल कैसा है? लाल है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। फूल संज्ञा है और फूल की विशेषता बता रही है, लाल है। कैसा फूल? लाल फूल। कैसा फूल? लाल फूल। तो लाल फूल गुणवाचक विशेषण, फूल की गुण बता रही है, फूल का विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो लाल फूल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो है विशेषण। ठीक है, और विशेषण की अगर हम लोग बात करें भेदों की, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक और व्यक्तिवाचक, ये विशेषण के 5 भेद हैं। चलिए, फूल किस प्रकार की संज्ञा है? फूल किस प्रकार की संज्ञा है? हम लोग देखे थे संज्ञा के भी 5 भेद हैं और दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। हम लोग देख चुके थे संज्ञा के बारे में कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी संज्ञा है। राम, मोहन, सीता, घड़ी, टीवी, अलमारी, फ्रिज, कुछ भी नाम है वो सभी संज्ञा है। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल यहां पे जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये पूरे फूल जाति के बारे में बोध किया जा रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें फूल की, तो इंडिया का जो फूल है वो भी फूल है और अमेरिका का फूल भी फूल है। तो जब भी हम लोग फूल की बात करें, ये जाति का बोध कर रही है। फूल का, फल, फल भी जाति, पूरे फल जाति का। ठीक है, उसमें अनार, सेब, केला सभी आएंगे, फल है सभी, तो पूरे फल जाति का बोध कर रहा है। उस तरीके से फूल भी पूरे जाति का बोध कर रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत लोग भारोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं? अगर भाषा की बात करें, भाषा को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। आइए बात करते हैं। भाषा को 4 भाग में डिवाइड किया गया, भाषा के 4 परिवार हैं। ठीक है, भारोपीय भाषा जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, पंजाबी, द्रविड़ भाषा, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गौड़विन भाषा और ऑस्टिन भाषा, ये भाषा परिवार के 4 भाषाएं हैं। ठीक है, भाषा परिवार की चारों भाषाओं में सबसे ज्यादा आप देखेंगे भारोपीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है
73%। कितना? 73%। उसके बाद द्रविड़ भाषा 25%, गॉडविन 1.3 और ऑस्टिन 0.7। तो सबसे ज्यादा किस भाषा का उपयोग किया जाता है? भारोपीय भाषा। ठीक है, कितना? 73%। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रतिशत लोग भारोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं? 73%। बहुत ही आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है? बताएंगे। संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर हम लोग संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता की बात करें तो संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं रेवेज। ऑप्शन ए। ठीक है, यह है रेवेज और इन्हें ही संपर्क सिद्धांत का जन्मदाता कहते हैं, फादर। ठीक है, पिता, संपर्क सिद्धांत के पिता या फिर जनक, जन्मदाता, कैसे भी आप लोग कहिए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? अभी हम लोग देख के आए, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। इसका आंसर जो भी गलत करेगा ऑनलाइन चपेटे पड़ेंगे, ऐसे 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 मारेंगे। ठीक है, चपाट करके बताएंगे जल्दी से सभी लोग कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। सभी लोग बताएंगे हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। चलिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, यही तो उपभाषाएं थी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कितनी? 5। ऑप्शन में ए है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। पांचों उपभाषाएं देखें, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। ठीक है, और यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। पंडित श्रीलाल शुक्ल को किस वर्ष राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो क्या होगा सही आंसर? पंडित श्रीलाल शुक्ल को किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969, 1969। क्लियर है? 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये आप देख सकते हैं पंडित श्रीलाल शुक्ल और राग दरबारी उपन्यास को आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, और इनके लिए इन्हें जो है वो 1969 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए क्लियर है? तो अब बताएं कैसा लगा क्लास? मजा आया? कुछ नया सीखने को मिला? हिंदी इजी लग रही है? अब लग रहा है कि हिंदी के क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे? अरे डेफिनेटली बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस आप लोग क्लास में कंटिन्यू रहिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे साथ रोजाना सुबह 9 बजे जुड़े इस क्लास में, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।